आज हम बात करेंगे वेद प्रताप वैदिक जी से, जो कि 50 साल पहले पीएचडी कर चुके हैं और इंटरनेशनल अफेयर पॉलिटिक्स में भी इनकी जो थीसिस आई थी हिंदी में, वो पहले व्यक्ति है भारतीय जिसकी थीसिस हिंदी में आई थी। तारीफ या इनके बारे में कुछ कहना ऐसा होगा कि दिए की रोशनी दिखाने जैसा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सर आपका इस्तकबाल करना चाहूँगी और बहुत बहुत स्वागत है वैदिक जी आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि आतंकवाद, वो जिहादी हैं। मैं कहता हूँ कि जिहाद की इससे बड़ी बदनामी कोई नहीं है। जिहाद में कहाँ लिखा है कि बेकसूर बच्चों पे आप हमला करें। जिहाद तो दो तरह का होता है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर का मतलब है जितेंद्रिय होना, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, और जिहाद असगर का मतलब होता है कि जो अन्यायी हो, अत्याचारी हो, बदमाश हो, देशद्रोही हो, उनको मारना। काफिराना हरकत जो करें, जो धर्म के खिलाफ जाएं, जो अधर्म का काम करें, उनको दंडित करना। तो ये तो इस्लाम को बदनाम करने वाला, जिहाद को बदनाम करने वाला काम है। कहीं भी इस्लाम में ये नहीं कहा है कि बेकसूर लोगों को मारो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जिस पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सारे जिन मुल्कों पे असर हो गया है, वो सब मिलके एक साथ काम करें और दहशतगर्दी को ख़त्म करें। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के सारे नेता जो एक दूसरे की जान को आए हुए थे, यानी मैं इमरान खान की तरफ इशारा कर रहा हूँ और डॉक्टर कादरी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये सारे लोग एक हो गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी कमर कस लिए हैं। और एक खुशी की बात मुझे और हुई इस इतने गमगीन हालात में कि हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और दोनों वज़ीर आज़मों ने आपस में बात की और हमारे वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि आपको कोई इमदाद चाहिए तो हम हाजिर हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क के करोड़ों बच्चों ने आज 2 मिनट का मौन रखा। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सारे मुल्कों को जनूबी एशिया के एक हो जाना चाहिए, एक होके आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादियों की जितनी मांगे हैं दहशतगर्दों की, वो सब बिल्कुल रद्दी हैं। कुछ मांगे हैं और कुछ ख्याल हैं दहशतगर्दों के कि जो ठीक हो सकते हैं, चाहे हम उनको गलत समझें। उनको अपने ख्यालों के लिए लड़ने की पूरी आज़ादी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसमें तशद्दुद की जगह कहाँ है। तशद्दुद के बिना वो क्यों नहीं लड़ सकते हैं? जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई तशद्दुद के बिना हो सकती है, तशद्दुद भी थी उसमें, बिना तशद्दुद के भी जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो तालिबानों के जो छोटे मोटे नुक्ते हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से, पुरअमन तरीके से क्यों नहीं पूरी की जा सकती हैं? ज़रूर की जा सकती हैं। और मैं तालिबान को अब कहता हूँ, उनसे मैं इल्तज़ा करता हूँ कि वो अपने कारनामों पर फिर गौर करें और इसके बाद कोई एक नतीजे पे पहुँचें, और वो जो नताइज होंगे वो उनके लिए भी बेहतर होंगे, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होंगे और पूरे जनूबी एशिया के लिए भी बहुत काबिल एहतराम होंगे और बेहतर होंगे। आतंकवाद तो हम बहुत पहले से झेल चुके हैं पार्लियामेंट में, अक्षरधाम में। तो सर हम हर वक्त अमन की बोली बोलते ही हैं हमारे पड़ोसी देश से, लेकिन वहाँ से हमें जवाब में फिर गोलियाँ, हमारे सैनिकों की हत्या, इस तरह का हमें रिप्लाई मिलता है। तो क्या ये किस हद तक सही है सर? क्योंकि हमने तो हर वक्त हाथ मिलाया, तो हर वक्त हम ही अमन की बोली बोले, उधर से वो कुछ भी नहीं करेंगे। परवीन जी, ये हमारे मुल्कों की बदकिस्मती है कि जो आतंकवादी आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, उनको खड़ा किसने किया है? उनको तैनात किसने किया है? उनको मदद किसने दी है? किसने उनकी हौसला अफजाई की है? पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान की फ़ौज ने की है, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों ने की है, जासूसी एजेंसियों ने की है। अब वो उन्हीं के माथे पड़ रहे हैं, अब उन्हीं का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि आतंकवाद की एक खूबी होती है दहशतगर्दों की कि जो हाथ उनको खिलाता है वो उसी को काट डालते हैं। दहशतगर्द की कोई ज़ात नहीं होती है, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता है, उसका तो एक ही मज़हब है, तशद्दुद। कभी गैरों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, कभी अपनों के ख़िलाफ़ तशद्दुद। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरे जनूबी एशिया के लिए एक कमाल की चीज़ होने जा रही है अब, कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने ये
एक अहद कर लिया कि हम एक एक दहशतगर्द को खदेड़ देंगे, तो भारत और अफ़गानिस्तान की समस्या तो अपने आप हल हो जाएगी। मोदी सरकार को 6 महीने हो गए हैं और यही मैं पूछना चाहूँगी कि मोदी जी ने काफ़ी कुछ वादे करे हैं और काफ़ी कुछ उसमें से काम भी करके दिखाया है। तो 6 महीने हो गए, तो सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहिए कि 6 महीने में हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ काम किया है और आगे क्या कर सकते हैं। कि सर, सुरक्षा के लिए हमें भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो अपनों को ना छोड़ेंगे तो वो गैरों को क्या छोड़ेंगे। देखिए, 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में हथेली में सरसों नहीं उगाई जा सकती, लेकिन 6 महीने में मोदी सरकार ने इतनी आशाएं जगा दी हैं कि अब लोगों को हल्की हल्की निराशा होने लगी है। लेकिन मैं समझता हूं कि निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मोदी खुद भ्रष्टाचार के विरुद्ध कमर कसने के लिए जाने जाते हैं। वो काम करेंगे, परिणाम सामने आएंगे, और नहीं आएंगे तो उसके परिणाम, उसके नताइज उनको खुद भुगतने होंगे। वो इस बात को जानते हैं कि भारत की जनता बहुत ही बेदार है, बहुत जागरूक है, वो चुप नहीं बैठेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अभी रुकना चाहिए थोड़े दिन और देखना चाहिए। अच्छे नताइज सामने सबके आएंगे और सरकार कुछ ऐसे काम करेगी जिससे मुल्क की इक़्तिसादी हालात भी बदलेंगे और हमारे सियासी हालात में भी कुछ अभी जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ ज़रा ऐसे तत्वों से ज़रा सख्ती से पेश आएगी जो मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे समाज में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अभी इंतज़ार करना चाहिए अच्छे नताइज के लिए। और जैसे सर, सुरक्षा की बात करी मैंने कि हमें कौन से स्टेप्स, कदम उठाने चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे और इसकी आतंकवाद की आँच कम से कम हमारे देश तक ना आए। तो जहाँ तक भारत की सुरक्षा की बात है, हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, हमारी पुलिस और हमारी जनता भी सब बहुत जागरूक हैं। अगर भारत की जनता जागरूक नहीं होती तो बहुत से आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को बड़ी आसानी से लोगों के घरों में पनाह मिल सकती है भारत में। लेकिन लोग जागरूक हैं और अपने जो मुसलमान लोग हैं अपने देश के, उनको एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस दहशतगर्दी में इस्लाम का कोई रोल नहीं है और उनको इस्लाम के नाम पर बहकाने वालों से बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और अगर वो सावधान और सतर्क रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई दहशतगर्दी के काम कामयाब हो सकते हैं। जैसे सर, आपने मुसलमानों की बात की, तो कहीं भी कोई हमला होता है तो अक्सर ये कहा जाता है ये मुसलमान है, मुसलमान की एक छाप ये बना दी गई कि आतंकवादी, जबकि सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते। हम देखते हैं कि आज़ादी में कई मुसलमानों ने अपने खून बहाए, पसीने बहाए, तब हमें आज़ादी मिली है। तो मैं यही जानना चाहूँगी सर कि आज जो मुसलमान एक होकर आगे नहीं आते, चाहे हमारे देश में भी हमला होता है तो वो नहीं आते, ना रैलीज़ में आते, बहुत कम तादाद में हमें दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की, डायलॉग्स की कमी है। दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा कौन लोग मरते हैं? कश्मीर में 70-80 हज़ार लोग मरे, उनमें कौन सबसे ज़्यादा है? मुसलमान ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में कोई ईसाई मर रहे हैं, कोई पारसी मर रहे हैं, कोई यहूदी मर रहे हैं, कोई हिंदू मर रहे हैं। जितने बच्चे मरे हैं 130-40 जितने भी, उनमें तो एक भी हिंदू नहीं है, सब मुसलमान हैं। तो मुसलमान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों से सबसे ज़्यादा वो तबाह हो रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि मुसलमानों को खुलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं। इस्लाम तो बहुत ही एक इनकलाबी और एक बहुत रोशनी पसंद मज़हब है जो इस तरह की अंधेरी चीज़ों को, काली चीज़ों को बिल्कुल नापसंद करता है। ये बात इन नौजवानों को समझानी चाहिए। हमें और क्या स्टेप उठाने चाहिए कि हम भी शुमार हो बढ़िया से बढ़िया देशों में और काम करें हम सर? हमारे देश में सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हर इंसान, हर हमारा नागरिक तालीम याफ्ता हो। हमारे मुल्क में तालीम की बहुत कमी है। तालीम याफ्ता लोग मुश्किल से 25-30 करोड़ हैं। 100 करोड़ के आसपास लोग इस देश में बेहद गरीब हैं और तालीम वगैरह इन सब से
बिल्कुल वंचित हैं, एकदम अलग हैं। सबसे पहले लोगों को तालीम देनी चाहिए, फिर रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। 100 करोड़ लोगों की गरीबी दूर होना चाहिए। जब ये गरीबी दूर हो जाएगी तब मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया के जो बेहतरीन कहे जाते हैं मुल्क, उनसे भी बेहतर भारत होगा। भारत इसलिए बेहतर होगा कि हमारे यहाँ एक तरह का रूहानी बैकग्राउंड हज़ारों बरसों से चला आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनसे बेहतर हमारा हिंदुस्तानी मुसलमान है, क्योंकि उसके पीछे एक विरासत चली आ रही, एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन चला आ रहा है रूहानियत का। दुनिया के जितने ईसाई हैं उनमें हमारा हिंदुस्तानी ईसाई बेहतर होता है। हमारे यहाँ रहा हुआ पारसी दुनिया के सारे पारसियों में बेहतर होता है। हमारा यहूदी जब इज़राइल जाता है तो इज़राइल के और यहूदियों से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें हज़ारों बरस की भारतीयता उसकी नस नस में बहती है। मज़हब किसी का कोई हो, संस्कृति तो हम सबकी भारतीय है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक नई सभ्यता का निर्माण संसार में होगा तो भारत की भूमिका, भारत का रोल उसमें सबसे ज़्यादा अग्रगामी होगा, सबसे आगे होगा। सर, आपने हमें टाइम दिया और इतना मसरूफियत के बाद भी आपने हमसे बात की, इसलिए हम अपने चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और थैंक्स सर एक बार फिर से। और ये थे मेरे साथ वेद प्रताप वैदिक जी, जो कि कह रहे थे कि धर्म जाति के बेसिस पे नहीं, हम सारे धर्मों के तबकों को आगे आकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। और सरकार से भी उन्होंने यही कहा है कि अभी फ़िलहाल तो काम अच्छे करे हैं और आगे भी उम्मीद लगाते हैं हमारे वज़ीर आज़म से कि आगे अच्छे काम करेंगे वो। मैं परवीन अर्शी, दिल्ली से।